तो पिछले एपिसोड में टैन्यू अपने कब्र से बाहर आ गया था और उसने स्टूडेंट का गला पकड़ लिया था। अब टैन्यू उससे कहने लगता है कि अब तुम दया की भीख मांगने लगे हो, लेकिन इसके पहले तो केंगलिंग माउंटेन में तुम्हें अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड हो रहा था। जिसके बाद स्टूडेंट कहता है कि मुझे पता है मैं गलत हूँ, लेकिन अब टैन्यू कहता है कि तुम नर्क में जाने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद वो इसके ऊपर अपने आई पावर का यूज कर देता है और इसके बाद पूछने लगता है कि आधे महीने पहले मेरे साथ में जो हुआ था, क्या मेरे साथ में यह सब तुम्हारे अंकल पेन सियू यान ने किया था? लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। इसके बाद टैन्यू खुद इसका ड्रेस पहन लेता है और इसको यहाँ से नीचे गिराकर मार देता है। लेकिन इसके बाद हम मिस बिंग को देखते हैं, जिसकी हेल्थ कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि उसे अभी तक टैन्यू के किलर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, जिसकी वजह से वह हर समय परेशान रहती है। लेकिन तभी एल्डर सेन और एल्डर लियू भी यहाँ पर आ जाते हैं और एल्डर लियू मिस बिंग से कहता है कि आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता है कि टैन्यू के मौत के बारे में इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन इसके साथ में आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एल्डर सेन भी मिस बिंग को इसकी सलाह देता है। इस पर मिस बिंग कहती है कि जब तक मुझे टैन्यू के किलर के बारे में पता नहीं चल जाता, तब तक मुझे थोड़ी भी शांति नहीं मिलेगी। इसके बाद मिस बिंग कहने लगती है कि मुझे चीफ बने हुए 30 साल हो गए, लेकिन मैंने इतने समय में किसी भी स्टूडेंट के लिए इतने ज्यादा सॉरी फील नहीं किया था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं टैन्यू के लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रही हूँ। इसके अलावा मिस बिंग कहती है कि टैन्यू एक ऐसा जीनियस है जो मेरे ही सामने बेस्ट स्पेस टाइम टावर के 108वें फ्लोर के ऊपर चढ़ने में कामयाब हुआ था, लेकिन उस वक्त मैंने उसके ऊपर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया था। इसलिए अगर मुझे कभी और चांस मिला तब उस वक्त मैं टैन्यू को अपना स्टूडेंट जरूर बनाऊंगी और इसके अलावा मैं उसे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट भी करूंगी। लेकिन अब इसकी वजह से मिस बिंग को बहुत ज्यादा अफसोस होने लगता है, क्योंकि अब इसके लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और इसलिए अब मिस बिंग को ऐसा फील होने लगता है कि यह चीज उसके लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू एक जगह पर आता है और वहाँ एक स्टूडेंट को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसके बाद वह पूछता है कि सून का इमोर्टल माउंटेन कहाँ पर है। तब स्टूडेंट उसे बताता है कि वह जगह यहाँ से 1000 मील की दूरी पर ईस्ट में है। इसके बारे में पता चलते ही टैन्यू तुरंत यहाँ से चला जाता है, लेकिन इस स्टूडेंट को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और उसको ऐसा लगता है कि यह सब उसका हेलुसिनेशन था। अब इसके कुछ समय के बाद टैन्यू उस इमोर्टल माउंटेन में आ जाता है, जहाँ पर सून इस वक्त प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन अब टैन्यू तुरंत यहाँ पर साउंड प्रूफ बैरियर क्रिएट कर देता है, ताकि यहाँ से कोई भी आवाज बाहर ना जा पाए। अब इसकी वजह से सून बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन इसी वक्त टैन्यू अपने फ्लेम वाली पावर से इस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सून को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और सून तुरंत इसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है। जिसके बाद टैन्यू उससे कहता है कि आज हम फिर से एक दूसरे से मिल गए, लेकिन सून टैन्यू को नहीं पहचान पाया था और इसलिए वह कहने लगता है कि आपके साथ में मेरा कोई भी झगड़ा नहीं है, इसलिए प्लीज मेरे साथ में आप ऐसा मत कीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन इसके बाद टैन्यू अपने असली रूप में आ जाता है और सून से कहता है कि जरा एक बार तुम ध्यान से देखो और अब बताओ कि क्या तुम्हारे और मेरे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है। अब इसको देखते ही सून हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारी तो मौत हो चुकी थी, लेकिन तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? इसके अलावा मैंने खुद लैंप सोल टेम्पल में जाकर देखा था कि तुम्हारे लाइफ की लाइट बुझ गई थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम अभी भी जिंदा हो? जिस पर टैन्यू कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही नीच हो और इसके अलावा हमारे हर्ब गार्डन के सोल लैंप टेम्पल में ताक झांक करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत कहाँ से आ गई? इसके बाद टैन्यू कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर तुम मेरे लाइफ लाइट को बुझा हुआ नहीं देखते तब तक तुम्हें यकीन नहीं होता कि मैं मरा हुआ हूँ। इस पर सून टैन्यू से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं किया है, इसलिए तुम मेरे बातों पर यकीन कर लो। इसके बाद सून की बॉडी बुरी तरह से जलने लगती है और वह टैन्यू से अपने जान की भीख मांगने लगता है। तब टैन्यू पूछता है कि क्या आधे महीने पहले तुम्हारे मास्टर ने यह सब किया था? लेकिन सून को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस पर टैन्यू कहता है कि मैं तुमसे फिर से पूछना चाहता हूँ और सून से पूछता है कि आधे महीने पहले मार्शल आर्ट एरिना में कौन सा डीकन एल्डर नहीं गया था? लेकिन इसके बारे में तुम मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं इसके बारे में क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ रहा हूँ। जिसके बाद सून
सून इसे बताता है कि मेरे मास्टर के अलावा बाकी सभी एल्डर डीकन वहाँ पर गए हुए थे। इस पर टैन्यू पूछता है लेकिन तुम्हारे मास्टर वहाँ पर क्यों नहीं गए थे, जिसके बाद सून इसे बताता है कि मेरे मास्टर एल्डर बेन के साथ में अपने बेटे से मिलने के लिए इमोर्टल सेक्ट पील डिवीजन में गए हुए थे। अब इसके बारे में सुनते ही टैन्यू को एल्डर बेन के ऊपर शक हो जाता है और वह सून से पूछता है कि क्या तुम्हारे मास्टर वापस आ गए हैं। इसके बाद सून इसे बताता है कि हाँ मेरे मास्टर वापस आ गए हैं, लेकिन प्लीज मुझे अब तुम यहाँ से जाने दो क्योंकि मैं अभी से और ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। इस पर टैन्यू कहता है कि तुम मेरे केवल आखिरी सवाल का जवाब दे दो, जिसके बाद मैं तुम्हें फ्री करने के बारे में सोचूंगा। यह सुनते ही सून इसके क्वेश्चन के बारे में पूछने लगता है। तब टैन्यू पूछने लगता है कि आधे महीने पहले जब तुम्हारे मास्टर वापस आए थे तब क्या एल्डर बेन और उसमें से कोई जख्मी था। इस पर सून इसे बताता है कि नहीं, दोनों में से कोई भी जख्मी नहीं था। लेकिन अब टैन्यू पूछने लगता है क्या उन दोनों में से किसी के हाथ का कलर चेंज हुआ था या फिर चलते समय उनके पैर में कोई परेशानी हो रही थी। तब सून इसे बताता है कि उन दोनों में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया था, लेकिन टैन्यू को इसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वह एल्डर बेन और इसके मास्टर के बारे में मेमोरी इमेज को चेक करने का डिसाइड करता है। यह सुनकर सून भी इसकी बात मान जाता है। इसके बाद टैन्यू इसकी मेमोरी इमेज को चेक करता है, लेकिन उनमें से किसी की बॉडी पर भी कोई भी इंजरी नजर नहीं आ रही थी। इसलिए टैन्यू को लगता है कहीं मैं इनके ऊपर गलत शक तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी टैन्यू को लगता है कि पान सियू यान ने ही इसके ऊपर अटैक किया था, चाहे भले ही उसकी बॉडी पर कोई भी इंजरी नजर नहीं आ रही है। अब टैन्यू कहता है कि तुम मेरी नजरों से नहीं बच सकते, लेकिन इस वक्त इस बारे में मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है जिसकी वजह से मैं तुम्हें कुछ और समय के लिए जिंदा रहने देता हूँ। लेकिन इसके बाद टैन्यू सून को बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है, जिसके बाद सून टैन्यू से कहता है कि तुमने मुझे जाने देने का प्रॉमिस किया था। इस पर टैन्यू कहता है कि मैंने केवल इसके बारे में सोचने के लिए बोला था, लेकिन मैंने पूरी तरह से इसके लिए प्रॉमिस नहीं किया था। अब टैन्यू सून को फर्नेस के अंदर बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है, जिसके बाद सून इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं घोस्ट बनने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर टैन्यू कहता है लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसके बाद टैन्यू अपने हार्मोनी फ्लेम का भी यूज करने लगता है और इसकी मदद से सून को और भी बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू कर देता है। लेकिन अब इसकी हार्मोनी फ्लेम तीसरे लेवल में पहुंचने वाली है, जिसकी वजह से वह लो लेवल वाले ट्रेजर टूल को बहुत ही आसानी से जलाकर राख बना सकती है। लेकिन अगर टैन्यू को इसे और भी एडवांस बनाना है तब उसके लिए उसे कम से कम मीडियम ट्रेजर लेवल वाले फायर को कंज्यूम करना होगा। इसके बाद टैन्यू सून के लाइफ को कंज्यूम कर लेता है, लेकिन यह तो अभी केवल लो लेवल पर था, जिसकी वजह से यह चीज बाल्टी में एक बूंद के जैसी है। इसके बाद टैन्यू कहता है कि सभी को लगता है कि मैं मर चुका हूँ, जिसकी वजह से इतने सारे हेटर के सामने बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं किसी को भी अपना चेहरा आसानी से नहीं दिखा सकता। लेकिन इसी वक्त टैन्यू को एल्डर डी के बारे में याद आता है, जिसको इसने 11 टूल मेकिंग मटेरियल को खोजने के लिए बोला था और अब तक 5 महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका है। इसलिए मैं बाकी बचे हुए 6 महीनों का एक अंतराल लूंगा और उसके बाद मैं मटेरियल लेने के लिए हुआंगफू ऑक्शन हाउस में जाऊंगा। और इसी के साथ में एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।